Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें हमें अलग अलग तरह के एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है, हमारे आसपास के वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। पर अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक ये है इफ़ेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग ऑफ वेदर, यानी जो हमारा सूरज है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है वेदर चेंज होने में। वी नो दैट सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। हम जानते हैं कि सन जो है वो बहुत बड़ा सा स्फीयर है हॉट गैसेस का, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। Although the distance of sun from earth is quite large, still the heat and light energy emitted by the sun is so huge that it is source of all heat and light on earth। ऐसे तो हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में ये बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा ज़्यादा है, पर फिर भी जो हीट और लाइट हमें सन देता है वो इतना ज़्यादा है कि हमारे अर्थ पे जितना भी सोर्स है हीट और लाइट का सब सन की वजह से है। डिस्टेंस तो लार्ज है पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरी कर देता है। Sun energy absorbed and reflected by the Earth's surface, oceans, and atmosphere plays an important role in determining the weather। यानी जो भी सन एनर्जी एब्जॉर्व कर रही है, ठीक है, यानी हमारी अर्थ है, अब सन ने हमें रेज दी तो सारी रेज ये एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ को ये अब्जॉर्व कर लेती है और कुछ को ये रिफ्लेक्ट कर लेती है। तो कितना एब्जॉर्व करती है और कितना रिफ्लेक्ट करती है, ये जो है ये एटमॉस्फेयर के वेदर को डिटरमाइन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा अब्जॉर्व करेगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देगी तो टेम्परेचर कम होगा। तो यानी ये एटमॉस्फेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना एब्जॉर्व किया और कितना रिफ्लेक्ट किया। नाउ लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, यानी चैप्टर का इंट्रोडक्शन। वेदर एंड क्लाइमेट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ। यानी वेदर और क्लाइमेट दोनों का ही हमारे दैनिक जीवन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वेदर एंड क्लाइमेट डिटरमाइन, अब हम ये देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट से क्या क्या डिसाइड होता है। सबसे पहले कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए और किस तरह का खाना उगाना या खाना चाहिए। All the living organisms are adapted to survive in the climatic conditions of their natural habitat। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब अडेप्टेड होते हैं ताकि वो सारे जो भी उनके आसपास की क्लाइमेट कंडीशंस हैं उनमें वो रह सके। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी उनमें कुछ, उनके बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे जिनकी वजह से वो उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर कम है तो भी उनमें कुछ फीचर्स होते हैं जिनसे वो उसको टॉलरेट कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वेदर क्या होता है। तो वेदर का मतलब होता है मौसम। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस। यानी किसी भी जगह का डे टू डे कंडीशन, यानी आज क्या है, कल क्या है, क्या कंडीशन है एटमॉस्फेयर का, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, रेनफॉल कितना है, विंड स्पीड कितना है, यही सब डिटरमाइन करते हैं कि उस जगह का वेदर कैसा होगा। तो ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नोफॉल, विंड स्पीड, ये सब है, ये क्या है, ये सब वेदर के एलिमेंट्स हैं जो वेदर को डिसाइड करते हैं। दी वेदर एट अ प्लेस चेंजेस एवरी डे, यानी किसी भी जगह का वेदर हर रोज़ बदलता है। अब रोज़ रोज़ वेदर बदलता है तो इसकी अलग अलग होती है रोज़ रोज़ कंडीशन। समटाइम्स इट इज़ मोर वार्म, मोर ह्यूमिड, मोर क्लाउडी और मोर विंडी। कभी कभी हो सकता है कि मौसम ज़्यादा गर्म हो, कभी हो सकता है कि ज़्यादा ह्यूमिड हो यानी वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा हो, कभी कभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो और कभी कभी बहुत ज़्यादा विंडी भी हो सकता है। सो समटाइम्स इट इज़ लेस वार्म, लेस ह्यूमिड, लेस क्लाउडी और लेस विंडी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी कम गर्म होता है, कम ह्यूमिड होता है, कम क्लाउडी होता है, यानी कुछ भी हो सकता है। इट मे रेन फॉर एन आवर इन द मॉर्निंग एंड देन बिकेम सनी एंड क्लियर राइट आफ्टर दैट। यानी ऐसा भी हो सकता है कि सुबह में 1 घंटे बारिश हुई थी और उसके बाद पूरे दिन में ज़बरदस्त धूप थी।
अब हम पढ़ते हैं कि मीटियोरोलॉजी क्या है। सो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। यानी जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यानी सरकारी डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड सबसे रिलेटेड मतलब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और फिर वेदर को प्रेडिक्ट किया जाता है कि कैसा मौसम हो सकता है, जिसे हम मौसम विभाग भी कहते हैं हिंदी में। मीटियोरोलॉजी इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी जो मीटियोरोलॉजी है वो हम कह सकते हैं एक ब्रांच होता है साइंस का, जिसमें हम सिर्फ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, और जो इंसान मीटियोरोलॉजी को पढ़ता है उसे हम एक मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, इज़ अ पर्सन हु स्टडीज़ द वेदर, यानी ऐसा इंसान जो कि वेदर के बारे में पढ़ाई करे। वेदर एक्सपर्ट्स यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डाटा फ्रॉम अर्थ स्टेशंस एंड सैटेलाइट्स टू प्रेडिक्ट द वेदर। यानी जितने भी वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं वो सब आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो अर्थ स्टेशन से उन्हें डाटा मिलता है, दोनों का इस्तेमाल करके ही वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने के लिए एक दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इन चेंजिंग एवरी डे। यानी 2017 का एक डाटा बेस दिया है, तो इसमें दिया गया है कि किस तरह से रोज़ का टेम्परेचर अलग अलग था। एक दिन 28 डिग्री, एक दिन जगह एक ही है, बस डेट अलग अलग है, देखिए तो फिर टेम्परेचर भी अलग है। 28, 27, 26, 27, 29 अलग अलग है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहाँ पे जो एलिमेंट्स हो वेदर के वो अलग हों। Therefore, the temperature of our atmosphere is changing every day। इसका मतलब ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो रोज़ रोज़ बदलता है। The weather is generally not the same on any 2 days and there is a lot of changes in the weather over week and month। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी 2 दिन का वेदर सेम होगा, ठीक है। और अगर हम महीनों और हफ्तों की बात करें तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ऑल द चेंजेस इन वेदर इज़ कॉज्ड बाई सन। यानी जितना भी वेदर में चेंज आता है सब सन की वजह से होता है। फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल फॉर अ वीक। तो ये एक्टिविटी आपके बुक में दी है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि कुछ एक हफ्ते का दिया है डेट्स, हमें पता करना है कि कितना टेम्परेचर था मैक्सिमम, कितना मिनिमम, कितनी ह्यूमिडिटी थी और कितना रेनफॉल हुआ था। नाउ लेट्स सी एलिमेंट्स ऑफ वेदर। सो पहला एलिमेंट था टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हीट चैप्टर में भी यही चीज़ पढ़ी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस का मेज़र ही कहलाता है टेम्परेचर। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स इन द आफ्टरनून। यानी सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो आफ्टरनून में होता है, जब पूरी पृथ्वी जो है वो सन की रेस से हीट हो जाती है। At night, as the sun rays do not fall at that place, it cools down there by bringing down the temperature। और रात को तो सन नहीं होता है, इसीलिए अपने आप टेम्परेचर कम हो जाता है। मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी मैक्सिमम टेम्परेचर होता है आफ्टरनून में और मिनिमम टेम्परेचर मॉर्निंग में। स्पेशल थर्मोमीटर्स आर कॉल्ड एज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स। यानी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को नापने के लिए अलग अलग थर्मोमीटर होते हैं। एक होता है मैक्सिमम थर्मोमीटर और एक होता है मिनिमम थर्मोमीटर। लेट्स सी अवर नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ ह्यूमिडिटी, जिसे हम हिंदी में आर्द्रता भी कहते हैं। ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। यानी जो एयर है उसमें कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कहलाता है उस एयर की ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स द लाइकलीहुड ऑफ प्रेसिपिटेशन। यानी ह्यूमिडिटी से हमें क्या पता चलता है? ह्यूमिडिटी से हमें ये पता चल सकता है कि प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होने के कितने चांसेस हैं। A device is used to measure humidity is called a psychrometer और hygrometer। यानी ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए 2 डिवाइसेस होते हैं, एक ही होता है पर उसके नाम अलग है। एक को हम साइक्रोमीटर कहते हैं और एक को हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो मेजर्ड यूजिंग रिमोटली प्लेस सैटेलाइट्स। और ह्यूमिडिटी को हम सैटेलाइट से भी मेज़र करते हैं। अब हम आते हैं रेन पे। द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी मोर आर द चांसेस ऑफ रेन। अभी मैंने बताया कि जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना ही बारिश होने के चांसेस होंगे।
रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। रेनफॉल को मेज़र करने में के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम रेन गॉज कहते हैं। रेन गॉज इज़ बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। यानी रेन गॉज है, उसको अगर हम सिंपली कहें तो एक सिलेंडर टाइप सा होता है जिसमें ऊपर की तरह एक फनल होता है और फनल से ही रेन वाटर का पानी अंदर जाता है। इन इंडिया रेन इज़ मेनली बॉट बाई टू काइंड्स ऑफ ह्यूमिडिटी विंड्स। यानी इंडिया में जो बारिश होती है वो सिर्फ दो तरह के ह्यूमिडिटी विंड्स की वजह से होती है। एक है साउथ वेस्ट मानसून और एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो जून से सितंबर के बीच में चलती है जिससे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये नवंबर से मार्च के वक्त चलती है जिसमें बहुत ही कम होती है बारिश। नाउ लेट्स सी प्रेसिपिटेशन एंड विंड, यानी अब हम प्रेसिपिटेशन और विंड के बारे में पढ़ेंगे। Precipitation is any product of the condensation of atmospheric water vapor that falls under gravity। यानी precipitation जो है, हमने जो वाटर साइकिल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि रिवर्स में जो वाटर होता है वो इवापोरेट होकर ऊपर जाता है, पर ऊपर जाने के बाद उसको ठंडा टेम्परेचर मिलता है और वो कंडेंस होता है। तो कंडेंस होने के बाद वो क्या बनाते हैं, क्लाउड्स। ठीक है, तो ये जो कंडेंसेशन होता है उसी का एक प्रोडक्ट होता है प्रेसिपिटेशन। ये एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर ही है जो ग्रेविटी की वजह से फॉल होता है। अब इसके भी अलग अलग प्रेसिपिटेशन होते हैं जिसमें ड्यू यानी कि ओस होता है, मिस्ट यानी कि कुहासा होता है, फॉग यानी कि कोहरा होता है, रेन यानी कि बारिश, हेल यानी कि ओला का गिरना, स्नो यानी कि बर्फ़, ड्रिजल बूंदाबांदी, स्लीट यानी ओले के साथ वर्षा, और ग्रॉपल यानी कि कच्चा ओला। ये सारी चीज़ प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स हैं। अब हम आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया अगेंस्ट अ सरफेस बाय द वेट ऑफ द एयर अबव द सरफेस। यानी इसको हम कह सकते हैं कि कितना फोर्स एटमॉस्फेयर हम पे लगा रहा है वो कहलाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर। फॉलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर इंडिकेट्स एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। यानी अगर एटमॉस्फेयर कम हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब तूफान आने वाला है, और यही अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब स्काई क्लियर है। A barometer is a scientific instrument used in meteorology to measure atmospheric pressure। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस है या फिर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं बैरोमीटर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। डिफाइन वेदर, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर टू मेक अ वेदर रिपोर्ट ऑफ दिस वीक। यानी अभी हमने जितना भी पढ़ा सब किसके बारे में था, वेदर, और ये है सारे वेदर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक यानी कि क्लाइमेट पे। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशन एट अ पार्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 25 ईयर्स और मोर। यानी अगर हमें किसी भी जगह की क्लाइमेट के बारे में जानना है तो हम कह सकते हैं किसी भी जगह पे पिछले 20-25 सालों से क्या होता जा रहा है, यानी क्या वहाँ का एवरेज वेदर कंडीशन है वो कहलाता है उस जगह का क्लाइमेट। क्लाइमेट वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है क्लाइमेट। If the temperature of a place is hot for most of the day, if there is no rainfall, then we say that the climate of place is hot and wet। यानी क्लाइमेट से हम बस ये पता कर सकते हैं कि उस जगह की क्या कंडीशन है, एवरेज कंडीशन। हम ये नहीं पता कर सकते कि वहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ बारिश जो है वो भी काफ़ी कम होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो जगह है वो हॉट और वेट है। हॉट है हाई टेम्परेचर की वजह से, और वेट जो है वो मोर रेनफॉल की वजह से, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, मैंने गलती से कम बोल दिया था। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनफॉल भी ज़्यादा है तब वो क्या कहलाएगा कि वो एक तो ठंडी जगह भी है और ज़्यादा बारिश भी हो रही है। पर यहाँ पे जो कंडीशन है वो दी गई है कि टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनफॉल जो है टेम्परेचर कम है और रेनफॉल ज़्यादा है, यानी उस जगह का कंडीशन होगा हॉट और वेट, जैसे कि केरला का होता है। If the temperature is at a place is hot for most of the day and there is less rainfall, then we say that the climate of the place is hot and dry। ऐसा मान लेते हैं कि कहीं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ जो रेनफॉल है वो क्या है, काफ़ी कम है। इसका मतलब कि वो जगह क्या है, हॉट एंड ड्राई, जैसे कि राजस्थान। अब आता है क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया। तो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 4 क्लाइमेटिक जोन।
ये इनको मेनली 4 क्लाइमेटिक जोन में बांटा जाता है, अल्पाइन जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, और इस ट्रॉपिकल जोन के भी दो होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल वेट जोन और एक होता है ट्रॉपिकल ड्राई जोन। सबसे पहले पढ़ते हैं अल्पाइन जोन के बारे में। अल्पाइन जोन कैन बी एक्सपीरियंस्ड एट हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ द हिमालय, यानी हिमालय के जो हाई एल्टीट्यूड्स पे जो होता है जोन, उसे हम अल्पाइन जोन का एक्सपीरियंस कह सकते हैं। इट इज़ कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, यानी साल भर वहाँ बर्फ से ढका रहता है। अल्पाइन जोन इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल रीजन दैट डज नॉट कंटेन ट्रीज बिकॉज इट इज़ एट हाई एल्टीट्यूड विच इज़ टू कोल्ड एंड विंडी टू सपोर्ट ट्री ग्रोथ। यानी अल्पाइन जोन को हम एक ऐसे तरह का नेचुरल रीजन कह सकते हैं जहाँ पे कोई भी ट्रीज़ नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंडी होती है, इतना कोल्ड और विंडी एरिया होता है कि वो ट्री ग्रोथ को सपोर्ट ही नहीं करता है। इंडियन स्टेट्स जो कि अल्पाइन जोन में है उसके एग्जांपल है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश। अब आता है सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन आर द रीजन्स ऑफ द अर्थ बॉर्डरिंग ऑन द ट्रॉपिक्स, यानी जहाँ भी अर्थ की बॉर्डर्स होते हैं वो सब कहलाते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट साउथ में। इन सब ट्रॉपिकल जोन समर्स आर हॉट एंड वेट एंड विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई, यानी जो सब ट्रॉपिकल जोन होते हैं वहाँ पे ये खासियत है कि समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गीला, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और विंटर में इसका जस्ट अपोजिट, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी और बारिश बिल्कुल कम। और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। अब आते हैं हम ट्रॉपिकल जोन पे। ट्रॉपिकल जोन आर द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी जितना भी एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है वो कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। इन ट्रॉपिकल वेट मानसून जोन द एवरेज टेम्परेचर नॉर्मली डज नॉट फॉल बिलो 18 डिग्री सेल्सियस एंड हाई देन एवरेज रेनफॉल, यानी जो ट्रॉपिकल वेट मानसून एरिया है, नाम से पता चलता है वेट मानसून मतलब बारिश थोड़ी ज़्यादा होती होगी, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कभी भी नीचे नहीं होता है, और यहाँ पे एवरेज रेनफॉल से ज़्यादा ही हो जाती है बारिश। दूसरा है ट्रॉपिकल वेट जोन, तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है केरला का कोस्ट, कर्नाटक का कोस्ट, गोवा और कोंकण कोस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये जो ट्रॉपिकल ड्राई मानसून जोन है यहाँ पे रेनफॉल उतना कॉमन नहीं है। आगे देखते हैं। अब आता है एरिड जोन। एरिड जोन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। किसी भी जोन को हम एरिड जोन तब करते हैं जब हम वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो और रेनफॉल बहुत कम हो। इंडिया में बात करें तो ये एरिड जोन राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है, और यहाँ का टेम्परेचर जनरली 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही चला जाता है समर में। अब हम देखते हैं अपने लास्ट टॉपिक यानी कि क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी क्लाइमेट जो है उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। एडेप्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन इट्स पार्ट्स इन ऑर्डर टू मेक इट मोर फिट फॉर सर्वाइवल अंडर चेंज इन्वायरमेंट या कंडीशंस। यानी एडेप्टेशन का अगर हमें डिफ़ाइन करना है तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को टोलरेट करने के लिए अपने अंदर जो चेंजेस लाता है वो कहलाता है एडेप्टेशन। हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि वो अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाता है, अपने साइकोलॉजी में चेंज लाता है, अपने बिहेवियर में चेंज लाता है, ताकि वो अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ टोलरेट कर सके, तो उसे ही हम एडेप्टेशन कहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड वेरी हॉट क्लाइमेट should have special features to protect them from heat and cold, यानी यहाँ पे शुड है, तो जो एनिमल्स बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में रहते हैं तो उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को हीट और कोल्ड से बचा सके। तब ये जो एडेप्टेशन होता है मेनली दो तरह का होता है, एक होता है बिहेवियर और एक होता है स्ट्रक्चरल। एडेप्टेशन यूजुअली ऑकर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एडेप्टेशन जो होता है वो तो लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बिहेवियरल एडेप्टेशन क्या होता है। मूविंग ऑफ एनिमल्स इन लार्ज ग्रुप इज कॉल्ड बिहेवियरल एडेप्टेशन। मान लीजिए कि एनिमल्स जो है वो बड़े बड़े ग्रुप में घूम रहे हैं तो वो कहलाता है बिहेवियरल
एडेप्टेशन। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप में इसीलिए चल रहे हैं ताकि वो प्रेडेक्टेटर्स यानी शिकारियों और अपने दुश्मनों से बच सके। ठीक है, वो माइग्रेशन भी करते हैं तो ग्रुप में करते हैं ताकि कोई प्रेडेटेटर्स उन्हें ना खाए। अब यहाँ पे है बीक्स ऑन अ बर्ड, यानी किस किस तरह के बर्ड्स के बीक होते हैं। कुछ के लंबे होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, कुछ के पॉइंटेड होते हैं, यानी सबके उनके ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। अब हम आते हैं द पोलर रीजन्स, यानी जो पोल वाले रीजन्स हैं उनके क्या हालात हैं। द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो। यानी जो पोलर रीजन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं बहुत साल भर, और साथ ही साथ हमेशा वो स्नो से कवर्ड रहते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर जो है अगर गिरता है तो -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। फॉर 6 मंथ्स द सन डज नॉट राइज एंड फॉर अदर 6 मंथ्स द सन डज नॉट सेट। यानी 6 महीने के लिए सन उगता नहीं है और अगले 6 महीने सन डूबता नहीं है। सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन द पोलर रीजन आर पोलर बियर, सील्स, पेंगुइन, मस्क ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, व्हेल्स, सिबेरियन क्रेन एंड मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस। यानी यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं बियर, सील, पेंगुइन, मॉक्स ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्स, वेल्स वगैरह वगैरह। अब सबसे पहले आता है पोलर बियर। पोलर बियर इज़ ए कार्निवोरियस बियर, यानी कार्निवोरस, यानी कार्निवोरस का मतलब ये फ्लैश खाता है। ठीक है, जिसका जो नेटिव रेंज होता है यानी जहाँ पे ये रहता है तो ये आर्टिक सर्कल के अंदर ही रहता है पोलर बियर। अब हम देखते हैं कि पोलर बियर के क्या एडेप्टेशंस होते हैं। दे हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो एंड हेल्प्स इन कैचिंग देयर प्रे। यानी इनके पास वाइट कलर का फर होता है ताकि ये स्नो में आसानी से छिप सके और इनके दुश्मन इन्हें ना देख सके। दे हैव 2 लेयर्स ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देम एक्सट्रीम कोल्ड। उनका जो बॉडी लेयर होता है उसमें 2 लेयर होते हैं फर के, ताकि वो अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड से बचा सके। दे हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन विच ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। और उनका जो स्किन होता है उसके अंदर भी एक फैट का लेयर होता है ताकि वो ठंड से अपने आप को बचा सके। देयर पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प देम टू वॉक ऑन स्नो एंड टू स्विम इन वाटर। यानी उनके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी बड़े और चौड़े होते हैं ताकि वो आसानी से स्नो पे चल सके और साथ ही साथ पानी में स्विम भी कर सके। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल विच हेल्प्स देम टू कैच देयर प्रे। यानी उनकी सूंघने की शक्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिससे वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। अब हम आते हैं पेंगुइन्स पे। पेंगुइन्स आर एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड्स लिविंग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, स्पेशली इन अंटार्कटिका। यानी पेंगुइन्स जो है वो एक्वेटिक बर्ड्स है, यानी पानी में भी रहती हैं और ये उड़ नहीं सकती, यानी कि फ्लाइटलेट बर्ड्स हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर साउथर्न हेमिस्फीयर में मिलती है, स्पेशली अंटार्कटिका में। यहाँ पे पिक्चर्स भी दी है पेंगुइन्स की। दे हैव वाइट कलर्ड बॉडी सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो। अब हम पढ़ रहे हैं उनके एडेप्टेशंस के बारे में। तो पहला एडेप्टेशन ये है कि उनकी वाइट कलर की बॉडी होती है ताकि वो भी स्नो में आसानी से ना दिख सके। दे हैव थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट देम ऑफ कोल्ड। यानी उनकी स्किन जो होती है वो बहुत मोटी होती है और साथ ही साथ उनके पास बहुत सारा फैट होता है जिसकी वजह से वो कोल्ड से बच सकते हैं। दे हडल टुगेदर टू कीप देम वार्म। यानी वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं ताकि वो एक दूसरे को वार्म रख सके। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है और साथ ही साथ उनके फीट भी वेब्ड होते हैं ताकि वो आसानी से, वेब्ड फीट कुछ इस तरह के होते हैं तो उनके फीट वेब्ड होते हैं ताकि वो आसानी से वाटर में स्विम कर सके। अब यहाँ पे उनके बारे, उन एनिमल्स का नाम है जिन्हें हमने पढ़ा था कि वो पोलर रीजन्स में फाउंड होते हैं। तो रेनडियर्स तो आप सब जानते हैं, हम सांता क्लॉज के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हम रेनडियर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर फॉक्सेस, देन सील्स एंड वेल्स, देन मक्स ऑक्सन। और अब हम पढ़ने वाले हैं पोलर बर्ड्स के बारे में, यानी पोलर रीजन में जो बर्ड्स होती हैं उनके बारे में। दी पोलर बर्ड्स आर सिबेरियन क्रेन, आर्टिक टर्न। यानी जो पोलर बर्ड्स होती हैं इनके कुछ नाम है, एक है सिबेरियन क्रेन और एक है आर्टिक टर्न। ये है सिबेरियन क्रेन और ये है आर्टिक टर्न। एडेप्टेशंस ऑफ सिबेरियन क्रेन, यानी अभी सिबेरियन क्रेन के क्या क्या एडेप्टेशन है। द सिबेरियन क्रेन मस्ट कीप इट्स बॉडी वार्म टू सर्वाइव इन वाटर। यानी इसको अपनी बॉडी गर्म रखनी पड़ती है ताकि ये वाटर में सर्वाइव कर सके। सो ड्यूरिंग विंटर इट माइग्रेट्स टू फार अवे वार्मर प्लेसेस। इसीलिए ठंडी के वक्त ये दूर दूर चली जाती है जहाँ पे गर्मी हो। ठीक है, यानी माइग्रेट करती है क्योंकि
Siberian cranes come to place in India like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana to escape from the extreme winter in Siberia. तो जब भी सिबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है साइबेरिया में, तो फिर ये क्या करते हैं कि ये इंडिया आ जाते हैं, यानी कि भरतपुर में आते हैं राजस्थान में और हरियाणा में सुल्तानपुर में। अब हम आते हैं द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। द ट्रॉपिकल रीजन्स हैव अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशंस अराउंड द इक्वेटर। यानी जो ट्रॉपिकल रीजन होता है इनमें क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होता है क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास है। मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, वो भी ठंडी के समय में, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है गर्मी के समय में। द डेज एंड नाइट्स आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वलेंस, यानी डे और नाइट का पीरियड जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। दीज रीजन्स ऑल्सो हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यानी जितना अमाउंट चाहिए उतने अमाउंट में रेनफॉल भी होता है। द ट्रॉपिकल रीजन्स इन इंडिया आर वेस्टर्न घाट्स एंड असम, और ये इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और असम में होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल रीजन्स आर साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका जो है वो सारे ट्रॉपिकल रीजन्स हैं। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर monkeys, apes, gorillas, lions, tigers, elephants, etc. यानी जो आमतौर पे एनिमल्स मिलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट में वो है मंकी, एप्स, गोरिल्ला, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, लीपर्ड्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स, इंसेक्ट्स, बर्ड वगैरह वगैरह। अब हम आते हैं एर्बोरियल एनिमल्स पे। मेनी एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू लिव इन ट्रीज, यानी ज़्यादातर एनिमल्स जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी ऐसी अडेप्शन है कि वो जो ज़्यादा टाइम पर ट्रीज़ पे ही रहते हैं। तो ऐसे ही एनिमल्स जो कि ज़्यादा टाइम पर ट्रीज़ पे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एर्बोरियल एनिमल्स, जैसे कि मंकी और रेड आइड फ्रॉग। अब देखते हैं कि जो रेड आइड फ्रॉग है इसकी क्या एडेप्टेशंस है। तो इसको रेड आइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी आंखें रेड कलर की होती है, आप फिगर्स में देख सकते हो। द रेड आइड फ्रॉग लिव्स ऑन द ट्रीज, यानी जो रेड आइड वाले फ्रॉग्स हैं ये ट्रीज़ पे रहते हैं। रेड आइड ट्री फ्रॉग है स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट विच हेल्प टू क्लाइंब ऑन द ट्रीज, यानी इसके पैर में स्टिकी, यानी इसके जो पैर होते हैं इसमें कुछ स्टिकी पैड्स होते हैं जिसकी वजह से ये इसके पैर जो है वो ट्रीज से चिपक जाते हैं और ये आसानी से क्लाइंब कर पाता है। अब हम देखते हैं कि मोंकीज़ का क्या अडेप्शन है। मोंकीज़ पेड़ ही पे रहते हैं, उनके लंबे लंबे टेल होते हैं जो कि ब्रांच को ग्रैस्प कर लेते हैं। देयर हैंड्स एंड फीट्स ऑल्सो हेल्प टू होल्ड ऑन द ब्रांचेस, और उनके जो हाथ और पैर होते हैं वो भी उन्हें ब्रांचेस को ग्रास्प करने में मदद करते हैं। अब एक और आपके एनसीईआरटी में एनिमल दिया है वो है लॉयन टेल्ड मैक्यू, जिसे हम बर्ड एप भी कहते हैं। तो उसके एडेप्शंस हम देखने वाले हैं। तो ये ज़्यादातर पेड़ पे रहते हैं। इट्स आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द सिल्वर मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम चीक्स डाउन टू द चिन, इन इसके सबसे जो आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक वो है वो इनमें से ये है कि इसके फिगर पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो जगह है ये जगह देख रहे हो कितना अच्छा सिल्वर सा मेन है इसके चेहरे के आसपास चिन तक पूरा, और इसीलिए इसी कारण इसे बर्ड एप कहा जाता है। इट फीड्स ऑन फ्रूट्स, लीव्स, स्टीम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स विच गेट्स अप फ्रॉम द ट्रीज, यानी ये फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स सब खा लेता है। The lion-tailed macaw, which lives in the rainforest of Western Ghats, is adapted to live in tropical rainforest. यानी ये जो है ये एनिमल बर्ड एप इसको इस तरह से अडेप्ट किया गया है कि ये यहीं पे रह सकता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अब हम आते हैं एडेप्शंस ऑफ टॉकन। तो इस तरह का कुछ बर्ड होता है मैना की तरह। टॉकन्स आर ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स विथ लॉन्ग, लार्ज एंड कलरफुल बीक्स, यानी ये बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं जिनकी बहुत ही ब्राइटली और कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, लंबे लंबे और कलरफुल बीक्स होते हैं इनके, और टॉकन्स ज़्यादातर ट्रीज़ पे रहते हैं। दे मेक देयर नेस्ट इन ट्री हॉलोज एंड होल्स एक्सकेवेटेड बाई अदर एनिमल्स, यानी पेड़ में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें रहते हैं ये। They are primarily frugivorous, fruit eating, but also prey upon insects and small reptiles, यानी आमतौर पे तो ये फ्रूट ईटिंग एनिमल्स है पर फिर भी कभी कभी ये इंसेक्ट्स या रेप्टाइल्स को खा लेती है, अपना शिकार बना लेती है। They have a long large beak which helps them to reach the fruits on branches, यानी उनके लंबे लंबे बीक होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से ब्रांचेस पे लगे फ्रूट्स तक पहुंच सकती है। अब हम आते हैं एडेप्टेशंस ऑफ कैट एंड लीपर्ड्स, यानी कैट और लीपर्ड्स जो होते हैं उनकी क्या क्या एडेप्टेशंस है। द बिग कैट एंड लेपर्ड हैव
फ्लेक्सिबल बॉडीज डिज़ाइन फॉर रनिंग, जंपिंग एंड क्लाइंबिंग। यानी जो कैट और लेपर्ड्स होते हैं उनके पास फ्लेक्सिबल बॉडीज़ होती है ताकि वो आसानी से रन, जंप और क्लाइंब कर सके। देयर इंटेस्टाइन्स आर शॉर्ट अस दे ओनली डाइजेस्ट मीट एंड नॉन वेजिटेबल मैटर। इनके इंटेस्टाइन भी छोटा होता है क्योंकि वो सिर्फ मीट डाइजेस्ट करते हैं, ना कि कोई वेजिटेबल मैटर। देयर शार्प टीथ आर लाइक सीजर्स टू टीयर द फ्लैश। इनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं ताकि वो फ्लैश को टीयर कर सके। दे हंट एट नाइट बिकॉज दे हैव लार्जर फील्ड ऑफ विजन। वो रात को हंट करते हैं क्योंकि रात को उनकी रोशनी ज़्यादा तेज होती है आँखों की। अब हम देखते हैं अडेप्टेशंस ऑफ लॉयंस एंड टाइगर्स। लॉयंस एंड टाइगर्स हैव थिक ब्राउन स्किन विच हेल्प देम टू हाइड इजीली इन द फॉरेस्ट। ये इनकी स्किन जो होती है वो ब्राउन होती है जिसकी वजह से ये आसानी से फॉरेस्ट में छिप सकते हैं। दे हैव सेंसिटिव हियरिंग एंड शार्प आई साइट विच हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड टू कैच देयर प्रे। इनकी जो हियरिंग होती है, हियरिंग कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है और इनकी आइज़ भी काफ़ी शार्प होती है। ये अपने दुश्मन से आसानी से अपने आप को प्रोटेक्ट बचा लेती है और साथ ही साथ अपने शिकार को भी पकड़ लेती है। अब हम आते हैं एलिफेंट पे। द एलिफेंट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन रिमार्केबल वे। यानी ये भी ज़्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और इसने अपने आप को बहुत अच्छे से अडेप्ट किया हुआ है। तो क्या क्या अडेप्टेशन है इसके वो देख लेते हैं। द एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक विच इट यूजेज अ नोज एंड फॉर पिकिंग अ फूड। यानी इसकी लंबी सी सूंड होती है, ठीक है, जिससे वो अपना खाना उठाता है और इसकी स्मेल की जो पावर होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। द टस्क्स आर मोडिफाइड टीथ। यानी दांतों के बदले इसके पास टस्क होते हैं जो कि इसको ट्रीज़ के बार्क्स को चीयर करने में मदद करते हैं। इट लार्ज ईयर्स हेल्प इट टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड। तो इसके जो बड़े बड़े कान हैं इससे ये सॉफ्टेस्ट साउंड्स भी सुन सकता है और साथ ही साथ ये अपने आप को कूल भी कर सकता है गर्मी में। सो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं। सो नाउ थैंक यू, विश यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।